जी दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको जो सीटेट 2023 और 24 का जो एग्जाम है वो 21 जनवरी को होने वाला है। तो जो हमारी क्लासेस चली हुई है, ये मैथ की क्लास आपकी चली हुई है। इसमें हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। तो ये क्लास जो है आपकी सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने एक जो आपकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं वे पढ़े थे, और उनसे रिलेटेड जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो आपकी आए हुए हैं उनको हमने किया था। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि नंबरों का जो वर्गीकरण है। तो आज इसको पढ़ने वाले हैं। अपने टॉपिक पे आने से पहले जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि नंबर वर्गीकरण, यानी कि संख्याओं का जो वर्गीकरण है। तो जो संख्या है आपकी दो भागों में विभाजित है। एक तो होती है आपकी वास्तविक संख्या, एक होती है दोस्तों आपकी काल्पनिक संख्या। तो यहाँ पे बता दें दोस्तों, तो जो काल्पनिक संख्या है वे आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम काल्पनिक जो संख्या है उनको तो हम नहीं पढ़ेंगे। जो आपकी काल्पनिक संख्या है उनको हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो वास्तविक संख्या है ये हमारे सिलेबस में है और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। तो जो आपकी काल्पनिक संख्या को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें इसका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो जो काल्पनिक संख्या होती है वो दोस्तों वो आई की फॉर्म में होती है। क्या होता है? आई की फॉर्म में होती है। जैसे कि हम जानते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, की आई स्क्वायर का मान जो होता है वो हमारा -1 होता है। तो आई का मान अगर यहाँ से निकल के आएगा तो √-1 हो जाएगा। तो ये हमारी जो होती है आपकी काल्पनिक संख्या होते हैं, इमेजरी नंबर होते हैं, यानी कि वह संख्या जो आपके आई के साथ आती है वह क्या होती है? वह आपकी काल्पनिक संख्याएं होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों वास्तविक संख्याएं, जो आपके रियल नंबर होते हैं। दोस्तों वास्तविक संख्या जो होती है आपके रियल नंबर जो होते हैं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर बनते हैं आपके जो आपके रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में हम पढ़ेंगे एक तो दशमलव, डेसिमल, दूसरा पढ़ेंगे हम आपको पूर्णांक जो हमारे इंटीजर होता है दोस्तों। और दशमलव में हम पढ़ेंगे एक तो शांत प्रसार और ये तो है अशांत दशमलव जो होती है। इसमें देख लेते हैं शांत क्या होता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि 2/5 है दोस्तों, क्या है आपका 2/5 है। जब 5 को 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 5 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा के क्या कर लेते हैं? हम 0 उतार लेते हैं और 5 को जो हो जाता है हमारा 20 हो जाता है। तो यहाँ पे आके क्या हो जाता है? इज इक्वल टू 0.4 आ जाता है, यानी कि यहाँ पे ये एक तरीके से स्टॉप हो जाता है, यानी कि 0.4 इसका क्या हो गया? भागफल आ गया, यानी कि यह पूरी तरह से यहाँ पे विभक्त हो जाता है 5 से। तो जहां पे स्टॉप लग जाए, जहां पे रुक जाए संख्या, तो वे हमारे क्या हो जाते हैं? हमारे शांत प्रसार हो जाते हैं। लेकिन अशांत प्रसार जो होते हैं उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि 1/3, जब 3 से 1 को हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के हमने 0 उतार लिया दोस्तों। 3 क्या 9 बार चलेगी, यानी कि 3 बार चलेगी, फिर 1 तक पॉइंट था 0 ला दिया, फिर 3 बार चला 9, 1 बचा, फिर 3 क्या 9, यानी कि 0 उतार लिया, 3 क्या 9 बार चल गया। तो इस प्रकार से जो आपकी संख्या है वो जलती जा रही है, यानी कि आपको जो आ रहा है 0.3333, यानी कि अंत तक आगे जलती जा रही है, वो स्टॉप नहीं हो रही है। एक तरीके से क्या रखते हैं, जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं आपके, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। बार का मतलब होता है जिस संख्या के ऊपर बार होता है वह संख्या बेर बेर रिपीट होती जाती है। तो जो संख्या पॉइंट के बाद आपका रिपीट होती चले जाए वे आपके अशांत प्रसार होते हैं। जैसे कि नाम से भी देख सकते हैं कि इसमें लिखा है अशांत प्रसार, यानी कि जो कहीं पर भी स्टॉप ना हो, शांत ना हो, वे संख्या आपकी अशांत प्रसार होती है, यानी कि अशांत दशमलव होती है। तो अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा जो हमारे पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं दोस्तों। तो जो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे इंटीजर होते हैं वो -2 से प्लस इन्फिनिटी तक के होते हैं। कहाँ से होते हैं? -2 से प्लस इन्फिनिटी तक। इसको हम अपने थोड़ा सा पैमाने के माध्यम से भी समझेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं जो हमारी पूर्ण संख्या है किन किन संख्याओं से मिलकर बनती है। तो हमारी पूर्ण इंटीजर जो संख्या होती है वे तो हमारी प्राकृत संख्या से मिलकर बनती है, जो हमारे नेचुरल नंबर होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं। सेकंड आते हैं आपके पूर्ण संख्या, जो आपके होल नंबर्स होते हैं। फिर आते हैं आपकी सम संख्याएं। सम संख्याएं वे होती है दोस्तों जो आपके 2 से विभक्त हो जाती है, यानी कि 2 से डिवाइड करने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचता है, तो वे हमारी सम संख्या हो जाती है। और विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स भी होते हैं, जो 2 से विभक्त करने पर आपका क्या मतलब है, जो 0 क्या ना 1 या 2 से कम के जो नंबर्स होते हैं वे आपका क्या आता है? शेषफल आता है, वे हमारी क्या हो जाता है? विषम संख्याएं
कहलाती है। तो यह वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आप थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं कि हमारी वास्तविक संख्या क्या होती है और ये हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है। दोस्तों हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक संख्या यानी कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स भी होते हैं जिन्हें गिना जा सके, यानी कि जो गिन सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 यानी कि इन्फिनिटी तक। और इसको एन से डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से, यानी कि एन से नेचुरल नंबर, तो एन से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आपका इन्फिनिटी तक जो होते हैं वे आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड आपकी होती है पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। तो होल नंबर्स पूर्ण संख्या होती है 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्या। इसको हम W से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी कि होल नंबर्स 0 प्लस जो आपका एन, एन में क्या होता है आपका जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या वे होती है जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो होल नंबर्स भी होते हैं जिनमें हमारा 0 भी ऐड हो जाता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट आपका इन्फिनिटी तक। तो ये जो संख्या होती है ये आपके दोस्तों होल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पूर्णांक संख्या, यानी कि जो आपके इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर जो होते हैं मैंने आपको बताया था वे प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, सम, विषम संख्याएं, इन सभी को मिलाकर जो बनते हैं वे हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इसको जेड से डिनोट करते हैं। और जो ये संख्या होती है -2 इन्फिनिटी से +2 इन्फिनिटी तक के बीच में जो संख्या होती है सभी आपके क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स होते हैं दोस्तों, यानी कि -2 इन्फिनिटी टू +2 इन्फिनिटी। अब इनको थोड़ा सा हम पैमाने के माध्यम से समझ लेते हैं, यानी कि एक सरल रेखा पर समझ लेते हैं। तो ये हमारी कोई सरल रेखा है जिसमें -2 इन्फिनिटी से +2 इन्फिनिटी तक की जो हमारी है संख्या है। तो इसमें जो संख्या में देखते हैं कि भाई इधर ये जो आपने ये संख्याएं देखी इस साइड में, तो ये सब कैसी है, ये आपके धनात्मक है। कैसी है आपकी, धनात्मक। ये आपके धनात्मक इंटीजर है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, आपके यहाँ से जितने भी हैं यहाँ से यहाँ तक कैसे हो जाएंगे, ये आपके धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। इधर आपने देखा ये सब जो होता है -1 -2 -3 -4, यानी कि जब किसी सरल रेखा पे हम राइट साइड में चलते हैं, यानी कि बीच में मध्य पॉइंट यह है, यहाँ पे ये 0 है, तो इधर से जब इधर चलेंगे तो हम पॉजिटिव में जाएंगे, जब लेफ्ट हैंड की साइड चलेंगे तो हम नेगेटिव जाते हैं। तो जब -1 -2 -3 इधर को हम गए तो आपने देखा ऋणात्मक, यानी कि इनके साथ में माइनस का चिन्ह क्या है, ऐड है, तो इसलिए हम बोलते हैं इनको ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक जो हमारे पूर्णांक होते हैं ये हमारे हो जाते हैं आपके दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि भैया इसमें 0 जो है वो बचा हुआ है, यानी कि +1 +2 +3 प्लस इन्फिनिटी तक तो हमारे धनात्मक पूर्णांक होता है। इधर -1 -2 -इन्फिनिटी तक ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा बीच में बचता है 0, ये ना तो धनात्मक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, और ना ही ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो ये जो होता है ये आपका होता है शून्य पूर्णांक। क्या होता है, ये होता है आपका शून्य पूर्णांक दोस्तों। शून्य पूर्णांक या बोल दे से इसे दूसरी बोल सकते हैं उदासीन, उदासीन पूर्णांक। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाता है आपका उदासीन पूर्णांक। तो थोड़ा सा इसमें आप कहेंगे कि मैम आपने बताया था कि जो पूर्णांक होते हैं उनके अंदर सम भी होते हैं और विषम भी होते हैं। बिल्कुल सही मैंने, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई सम विषम का क्या मैटर है। तो आप इस साइड में देखो जो ये आपकी क्या है, +1 से +2 इन्फिनिटी तक जब हम जाते हैं तो यहाँ आपने 2 देखा। 2 कैसा है आपका, सम संख्या है। सम संख्याएं वे होती हैं दोस्तों जो 2 से पूरी तरह से विभक्त हो जाती है, यानी कि 2 से भाग देने पर आपका रिमाइंडर 0 बचता है, वे आपकी सम संख्याएं होती हैं। तो देखा आपने यहाँ पे 2 आया, 4 आया, फिर आगे आपका 6 आएगा। तो यहाँ पे आपको मिले ना 2 भी मिला, 4 भी मिला, 6 भी मिला, 8 भी मिला, या आपको 10 भी मिलेगा डॉट डॉट, यानी कि तो ये वाली जो संख्या हो जाती है, ये संख्या क्या हो जाती है आपकी दोस्तों हो जाती है, ये आ जाती है आपकी सम संख्याएं। कैसी हो जाती है दोस्तों आपकी, सम संख्या हो जाती है। दूसरा जब आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों कि 1 3 5 आगे आपका 7 आ जाएगा, 7, तो ये वाली जो संख्याएं हो जाएंगी, ये वाली जो संख्याएं हो जाएगी 1 3 5 और जो 7 हो जाएंगी, ये कैसी संख्या हो जाएंगी आपकी, विषम संख्या हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी दोस्तों आपको, विषम संख्या। और विषम संख्याएं वे होती हैं आपकी जो 2 से विभक्त करने पर रिमाइंडर बचता है। क्या बनता है उसका, उनका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, तो वे आपकी विषम संख्याएं होती है दोस्तों। दूसरा आपने देखा यहाँ पे कि भैया 0 भी तो है, तो आपने जब 0 से लेके चलोगे, कहाँ से चलेगी, 0 से लेके इस तरीके से चलेंगी, सारी संख्याएं जितनी हो जाएंगी 0 से 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, तो ये वाली सारी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी आपकी, ये
पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। दूसरा हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। जब हम 1 से लेकर चलेंगे ना दोस्तों, यानी कि 1 से लेकर जब सारी संख्या लेकर चलेंगे तो वे जो संख्याएं हो जाएंगी वे आपकी हो जाएंगी प्राकृत संख्याएं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक जब चलेंगी वे सारी हो जाएंगी दोस्तों आपकी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। इसलिए कहते हैं कि जो आपकी दोस्तों प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सभी को मिलाकर आपका क्या बनते हैं, सभी इंटीजर के में आते हैं। क्या कहते हैं आपके, सभी इंटीजर में आते हैं। अब क्या सकते हैं यहाँ से आपका जो है एक तरीके से स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं ना नंबर सिस्टम से, तो वे बन के आ सकते हैं यहाँ से, और आते भी हैं। वो आपसे पूछ लेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं, तो हम कहेंगे हाँ जी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होती है, और हमारे जो पूर्णांक आते हैं वो -∞ टू +∞ आते हैं। तो -∞ से लेकर +∞ के बीच में हमारी प्राकृतिक संख्या में देखने को मिलती है। प्राकृतिक संख्या वे होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक, तो ये प्राकृतिक संख्या है। सभी विषम संख्याएं पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, सभी जो हमारी सम संख्या होते हैं वे भी क्या होते हैं दोस्तों आपकी पूर्णांक होती है। तो यहाँ पे जो 0 होता है वो एक क्या हो गया आपका शून्य पूर्णांक होता है, वह ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है, वह ना ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सम संख्या यानी कि हमारे जो इवन नंबर्स होते हैं, तो सम संख्या हमारे दोस्तों वे होती हैं जो 2 से भाग करने पर उनका शेषफल 0 आता है, यानी कि वो 2 से पूरी कट जाती है। या फिर कह सकते हैं जो 2 का मल्टीपल्स होती है उनको हम सम संख्याएं कहते हैं, यानी कि जिन संख्याओं को 2 से विभाजित करने पर शेषफल हमारा क्या बचता है, 0 बचता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। दूसरी तरफ से कह सकते हैं कि हम कि जो 2 का मल्टीपल्स होती है, क्या होती है, जो 2 का मल्टीपल्स होती है या 2 के गुणज होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। तो हमारी सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10, अब देख सकते हैं आप जब 2 से हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी कट जाएंगी। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि ये 2 का मल्टीपल है, क्योंकि 1 में जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। 2 में जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए कहेंगे कि 2 के गुणज या 2 का मल्टीपल्स, यानी कि जो 4 है 2 × 2 से आ रहा है, यानी कि इसमें 2 की गुना क्या हो रही है। तो इसलिए हम क्या देंगे, 2 के गुणज वाली जो संख्याएं होती हैं वे सम संख्याएं होती हैं। जो आपको 2 है यानी कि जो 2 है वो आपकी धनात्मक सबसे छोटी सम संख्या है। कैसी है, जो कि आपकी सबसे छोटी और धनात्मक सम संख्या है। तो नेक्स्ट और नोट करके लिखना दोस्तों कि जो 0 होती है ना आपकी, क्या होती है, 0 जो होती है वो सम संख्या ही होती है। क्या होती है आपकी, सम संख्या ही होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आती है आपकी विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स। ओड नंबर्स आपके वे होते हैं जो 2 से विभक्त करने पर आपका 1 बचता है। क्या करता है, जो 2, या फिर कह सकते हैं जो 2 का गुणज नहीं है या 2 से नहीं कट सकती, यानी कि जो 2 से पूरी ना कटे, उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यानी कि जिस संख्या को 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है उसे क्या है, विषम संख्या कहते हैं। या फिर जो 2 से नहीं कट सकती उनको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं दोस्तों। तो हमारी विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7 9 और 11 जो होती है, यानी कि 1 3 5 7 9 11 जो होती है वे आपकी विषम संख्या होती है। डेल्टा आगे आपका हो जाता है जैसे कि 17 19, आपको यहाँ पे 23, ये सब आगे डॉट किया जाएंगे, आपकी विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो इसमें जो सबसे छोटी विषम संख्या आपकी जो होती है वह 1 होती है। क्या होती है, 1 आपकी सबसे छोटी विषम संख्या है, और जो 2 होता है वो आपकी सबसे छोटी सम संख्याएं होती है दोस्तों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपको भाज्य संख्या। तो भाज्य वे होते हैं दोस्तों जिनका जो गुणनखंड है, जो फैक्टर है वो 2 से अधिक आता है। क्या आता है, 2 से अधिक आता है। तो वे आपके क्या कहलाते हैं, वे भाज्य कहलाते हैं, कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर या खंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम भाज्य संख्या कहते हैं। एक सरल भाषा में हम समझ सकते हैं कि भाज्य वे होते हैं जो 2 से अधिक संख्याओं से कट सके। क्या होते हैं, जो 2 से अधिक संख्याओं से कट सके उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक बार देख लेते हैं, जैसे आपकी भाज्य संख्या 4 6 8 9 10 11 होती है। जो आपका 4 होता है वह सबसे छोटी भाज्य या समग्र संख्या कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या को हम समग्र संख्या भी
कहते हैं। आपको एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है वो भाज्य संख्या ना देके आपको समग्र संख्या लिख दे। और जो आपकी 9 होती है वह सबसे बड़ी विषम समग्र देखो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये होती है आपकी विषम सबसे बड़ी। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी विषम समग्र संख्या जो है वो आपकी 9 होती है, क्योंकि 9 आपका विषम होता है। अब कहेंगे कि मैम ये भाज्य कैसे होता है, उसको एक बार एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया 4 को हम देखेंगे सिर्फ गुणनखंड जो होंगे 4 1 से कट जाएगा। क्या है, 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 4 4 से जरूर कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 4 से कट जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे 1 2 3 संख्या उससे कट सकता है 4। एक तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो हमने कहा था जिसके खंड जो गुणनखंड है वे 2 से अधिक होते हैं, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो वह संख्या कैसे होती है, आपकी भाज्य संख्या होती है। जैसे कि हमने 6 एग्जाम्पल ले लिया, 6 1 से कटेगा, 6 2 से भी कट जाएगा, 6 3 से भी कट जाएगा, 6 4 से नहीं कटेगा, 6 फिर क्या हो जाएगा आपका 6 से कट जाएगा। तो यहाँ पे आपके कितने गुणनखंड आ गए, यहाँ पे आपके 4 गुणनखंड आ गए, 1 2 3 4, क्योंकि जो 6 है वो विभाजित हो जाएगा 1 से, 2 से, 3 से और आपका 6 से। तो इसलिए कह देंगे कि ये आपकी भाज्य संख्या होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारी अभाज्य संख्याएं क्या होती है। क्योंकि जो हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमने जो आपकी भाज्य संख्या है वे हमने पढ़ लिया है, और उसमें एक नोट करके वो लिखना है कि जो 1 होती है वो तो ना तो भाज्य होते हैं ना अभाज्य संख्या होती है। और जिन भी दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन है अब तक पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और वीडियो आपको कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है कि आपकी अभाज्य संख्या यानी कि जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो दोस्तों जो आपकी भाज्य संख्या होती थी, मैंने आपको बताया भाज्य संख्या भी होती है जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, यानी कि जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाती है उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या वे होती है दोस्तों जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 खंड होते हैं, या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो वह संख्या जो 2 खंडों से यानी कि 2 संख्याओं से कट सके। 2 संख्या को इससे कौन कौन सी, या तो 1 से कटे या फिर खुद से कटे। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या दोस्तों वे होती है वह संख्या जो एक तो 1 से कटे, 1 से तो सारी संख्या कटी जाती है, और अपने आप खुद से कटे, वे आपकी भाज्य संख्या होती है। तो अब देख लेते हैं आपकी जो भाज्य संख्या होती है दोस्तों वो 2 3 5 7 11, ये जो सभी होती हैं ये आपकी सारी की सारी, जैसे 2 3 5 5 7 11 13 17 19 23 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 83 89 और 97 जो सभी संख्या है दोस्तों ये आपकी भाज्य संख्या है। तो इसमें एक भाज्य संख्या हमने देखा 2 जो होगा ना दोस्तों, आपका 2 सबसे पहले आ रहा है। सबसे पहली जो संख्या है आपकी अभाज्य संख्या सबसे छोटी, यानी कि एक तो आपकी सम है, 2 क्या होता है वो 2 से विभक्त हो जाता है पूरी तरीके से। तो ये तो एक तो सम है। इसमें अगर आपसे पूछे सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपकी जो सम अभाज्य संख्या होगी ना वो 2 होगी, और वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। कैसी होगी आपकी दोस्तों, सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जो दोस्तों आपको ये मैं लिखवा रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि पूछ लेगा कि भाई सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है, या उनके बीच में किसी और संख्या देगा उनका अंतर बताइए। तो ये याद रखनी है। और आपने देखा 3 5 7 3 5 7 एक विषम संख्या है। मैंने आपको अभी बताया था कि 3 5 7 क्या होते हैं, विषम संख्या होती है। और आपने देखा 3 विषम संख्याएं लगातार आ रही हैं, 3 5 7। तो लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का जो युग्म होगा ना वे 2 युग्म होंगे, एक तो 3 5 एक हो जाएगा 5 7। तो 2 युग्म ऐसे मिलेंगे जो आपके लगातार विषम संख्या आ रही होगी। आप इसमें कहीं भी देखना लगातार नहीं कोई भी आपकी विषम संख्या ऐसे आएगी। अब देख लें 2 युग्म ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंस होता है, जैसे एक तो 17 19 में सिर्फ 2 का डिफरेंस है, 41 और 43 में सिर्फ 2 का डिफरेंस है। इसके अंदर भी क्या आपका आ जाएगा 2 का डिफरेंस आ जाएगा। और आगे देख लें, नोट करके आपको जरूर लिखना है कि इनमें से क्वेश्चन आपके जरूर फंसते हैं दोस्तों। पूछ लेगा वे 1 से 50 तक के बीच में आपके कितने प्राइम नंबर्स हैं, या पूछ लेगा भैया 100 से 200 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, या 1 से 1000 तक के बीच में आपसे प्राइम नंबर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि भाई 1 से 1000 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो भाई आप वहाँ पे लिख के अभाज्य संख्या लिख के थोड़ी ना कर लेंगे। इतना तो जितने आप लिखोगे फिर उनको गिनोगे तो भाई
बहुत टाइम निकल जाएगा, इतना तो पेपर ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने बहुत नोट करके लिखा है, इसको आपको जरूर देखना है। तो अब जैसे यहाँ पे है 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या होगी। भाई 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है हमारी? भाई 15 होती है। कितनी होती है? 1 से बीच में अभाज्य संख्या हमारी 15 होती है। अब 50 से 11, यहाँ पे मैंने सारी की सारी आपकी अभाज्य संख्याएं लिखी है, यहाँ पे चाहे आप काउंट करके भी देख सकते हो। यहाँ पे जैसे 50 से 10 जो 100 है, 50 से 100 तक के बीच में आपकी टोटल कितनी होती है? 10 अभाज्य संख्या होती है। लेकिन 1 से 100 तक के बीच में जो आपके अभाज्य संख्या होती है 15 और 10 आपकी हो जाती है दोस्तों 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 200 के बीच में आपकी 46 संख्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से 1000 के बीच में 168 अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वे इनके मध्य होती है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, हमने पढ़ लिया है कि हमारी अभाज्य संख्याएं क्या होती है। भाई कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ये भी हमने जान लिया है। अब आगे देख लेते हैं ट्विन प्राइम्स यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं। भाई जुड़वा अभाज्य संख्या वे होंगी, वे संख्या जिनके बीच में सिर्फ 2 का डिफरेंस हो। क्या हो? जिनके बीच में सिर्फ 2 का डिफरेंस हो, यानी कि जिन प्राइम्स अभाज्य संख्या में 2 का अंतर होता है, 2 का डिफरेंस होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्विन्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा एक तो हो जाता है 17 और एक हमारा 19 का जो जोड़ा होगा वह कैसा हो जाएगा? आपका ट्विन्स अभाज्य संख्या। जो क्यों? क्योंकि भाई इनके बीच में सिर्फ 2 का अंतर है। किसका अंतर है? सिर्फ 2 का अंतर है। दूसरा अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो दूसरा आपका हो जाएगा 41 और आपका 43 यानी कि 43 जो होगा, क्योंकि इनके बीच में भी जो दोस्तों आपका हो जाएगा 2 का अंतर हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? आपका यहाँ पे भी सिर्फ 2 का अंतर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो मैंने आपको बताई भी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। ये जो आपकी है ये नहीं। आपसे पूछेगा सबसे छोटी 2 अंकों की, यहाँ पे ध्यान देना है क्या पूछ रहा है? वो 2 अंकों की पूछ रहा है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या, जैसे हमने यहाँ पे देखा तो सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की अभाज्य संख्या की कौन सी आ जाती है? आपकी 11 आ जाती है। कौन सी आ जाती है? आपकी 11 हो जाती है। क्या हो जाएगी? आपकी 11। नेक्स्ट पूछ रहा है सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। अब वो कह रहा है कि भैया सबसे बड़ी कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी, यहाँ पे आपने देखा क्या है? 97 यानी कि 97 जो है वो आपकी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 97। अब आपसे पूछ लेगा सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। भाई 97 थी पर ये तो 2 अंकों की होगी। जैसे ही हम 100 पे गए तो भैया वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो जैसे ही हमने इससे आगे बढ़े तो 101 ये 3 अंकों की है। 1 2 और 1 3 अंकों के, तो 101 जो हो जाएगी वो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, तो भैया 3 अंकों, जैसे हमने 1000 पे गए, 1000 तो 1 2 3 4 का हो गया। इससे पीछे आएंगे 999, भाई नहीं ये कट जाएगा। तो 997 यानी कि 1997 में जो है जाएगी दोस्तों वे आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको अभाज्य संख्या बताया था कि अभाज्य संख्या वे होती है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो सकते हैं, या तो संख्या खुद से कटेगी या फिर वो 1 से कटेगी। तो ये 2 आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ट्विन्स प्राइम क्या होते हैं। और इसमें जो आपको मैंने नोट लिखवाया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सीधे सीधे आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं, जो है अपना संख्या के बारे में सीख रहे हैं कि भाई अभाज्य संख्या क्या होती है। आगे हम पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, और उसके बाद में जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों हम उनको भी करेंगे। तो आइए चलिए नेक्स्ट हमारी सहअभाज्य संख्या है, यानी कि कोप्राइम नंबर्स होते हैं। तो सहअभाज्य से यहाँ से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, क्योंकि इसमें लिखा है सह यानी कि 7, अभाज्य मिस अभाज्य संख्या। जो 2 संख्या यानी कि 2 संख्याएं, अगर 2 संख्याएं 2 अभाज्य संख्या अगर एक साथ आ जाती है, एक साथ उनका युग्म बन जाता है, तो उनको सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं दोस्तों। तो इसमें 2-3 कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उनके बीच में एक तो कुछ कॉमन नहीं आता है, दूसरा अगर कुछ कॉमन आता है उनको जो मैस होता है, एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है दोस्तों। तो क्या होता है जिसमें कुछ कॉमन ना हो, जिनका एचसीएफ मैस से हमेशा क्या होता है 1 होता है दोस्तों, वे हमारी सहअभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से 3 और 8 है दोस्तों, 3 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। वे उनके बीच में यानी कि 3 अलग संख्या है और 8 आपकी अलग संख्या है, तो उन्हें कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक ही संख्या से दोनों संख्या कट जाए, क्या हो जाए, दोनों संख्या क्या जाए उससे कट जाए। तो भैया ऐसी कोई संख्या है नहीं जो 3 और 8 को काट सके, यानी कि
कोई भी एक कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जो 3 और 8 को क्या कर जाए, आपका विभक्त कर जाए, काट जाए उसको। लेकिन हमने अब यहाँ पे देखा 3 और 8 का जो एचसीएफ आएगा, आपका मैसेज जो आ जाएगा वहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आपका 1 आ जाएगा। इसलिए इसको क्या कहलाएंगे हम, सहभाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट 3 और 4 है, 5 1 है, 3 7 है, 4 7 है, 9 और 25 है। ये सभी, इनके बीच में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, कॉमन नंबर नहीं है जो इनको विभक्त कर दे। और इनके बीच में सिर्फ एचसीएफ जो इनका है, जो मैसेज है, वो सिर्फ क्या है, आपका 1 है दोस्तों। तो ये सब जो युग्म दिए गए हैं, जो ये सभी हो जाएंगे, ये आपकी सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों। तो नेक्स्ट देख लेते हैं परिमेय संख्या। ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परिमेय संख्या यानी कि आपके जो रेशनल नंबर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर की 3 कंडीशनों से होती हैं दोस्तों। तो तीनों कंडीशन देख लेते हैं अब एक बार। तो 3 कंडीशन क्या होती है, एक तो P अपॉन Q की फॉर्म में होती हैं, या उनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि Q नॉट इज इक्वल टू 0, कि भाई Q को हमेशा हम 0 नहीं रखेंगे, कभी भी हम उसको 0 नहीं रखेंगे। अगर हम 0 रखते हैं तो दोस्तों वो आपका परिमेय संख्या नहीं होगी। दूसरा, P और Q दोनों पूर्णांक इंटीजर होने चाहिए। पूर्णांक इंटीजर से मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन्होंने कहा है कि P और Q दोनों पूर्णांक इंटीजर होने चाहिए। तो पूर्णांक इंटीजर के अंदर आपको धनात्मक इंटीजर भी आता है, ऋणात्मक इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक भी आता है, और एक आता है 0 पूर्णांक दोस्तों। तो 3 आते हैं, तीनों ही आपके पूर्णांक के पार्ट होते हैं। तो तीनों में से कोई भी आपका आ जाता है P और Q में। बस ये याद रखना है, जो शून्य पूर्णांक है वो Q की जगह नहीं आएगा, वो उसको हम P की जगह रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा कि Q नॉट इज इक्वल टू 0, इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्लियर कर लेते हैं अपना। मैंने लिखा 1/0। देखो मैंने इसको P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिखा, चलो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन मैंने यहाँ पे Q इज इक्वल टू बराबर 0 लिखा दोस्तों। क्या रख दिया, Q इज इक्वल टू बराबर 0 रखा। लेकिन हमें क्या दिया गया था, Q नॉट इज इक्वल टू 0। भाई Q को हम कभी भी 0 के बराबर नहीं रखेंगे। तो भाई अगर जब मैंने Q को 0 के बराबर लिखा तो ये संख्या बन जाती है 1/0, और 1/0 हमेशा क्या होती है, इन्फिनिटी। और ये हमेशा क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होते, यानी कि रेशनल नंबर नहीं होते दोस्तों। देखो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, P अपॉन Q तो सेटिस्फाई गया, Q नॉट इज इक्वल टू सेटिस्फाई नहीं किया, और P और Q भी सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि दोनों के दोनों इंटीजर है। क्योंकि P तो हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर, Q हो गया आपका 0 इंटीजर। तो दोस्तों इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की कि Q नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि Q इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो इसलिए ये जो है दोस्तों आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। इसलिए कहा गया है यहाँ पे Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q को आप कभी भी 0 नहीं रखेंगे। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया दोस्तों, यहाँ पे 0, क्या आप बता सकते हैं कि 0 आपका रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि जो 0 है ना, वो आपका रेशनल नंबर है। वो क्या होगा, आप कहेंगे कि किस तरीके से रेशनल नंबर है। भाई अब देख सुनो, क्या हम इसके अपोन में 1 नहीं मान सकते? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 0 के अपोन में 1 रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल सही। Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या है, 1। Q बराबर 1 है, लेकिन 0 नहीं है। दूसरे सेटिस्फाई कर रहा है कि P और Q दोनों ही क्या है, आपके इंटीजर है। भाई P तो 0 इंटीजर हो गया, Q धनात्मक इंटीजर हो गया। तो तीनों कंडीशन आपकी क्या कर दिया, उसने सेटिस्फाई कर दिया। तो इसलिए 0 को हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये आपका परिमेय संख्या है। क्या है, 0 जो हो जाती है वो आपकी परिमेय संख्या हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि 4/7, ये क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। 1/3, 5/11, 8/11, 22/7। अगर मैंने दूसरा एक एग्जांपल ले लिया -k 5/3, तो आप ये बताइए कि ये जो संख्या मैंने ली है -k 5/3, क्या ये रेशनल नंबर है? तो भाई ये रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? भाई एक तो P अपॉन Q की फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, और तीसरा P और Q दोनों ही क्या है आपके इंटीजर है। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ इसमें तो माइनस आ रहा है, तो भाई -5 भी तो आपका इंटीजर ही है, वो आपका ऋणात्मक इंटीजर है। बस फर्क इतना है कि वो आपका नेगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो है तो पूर्णांक ही, क्योंकि आपका ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है दोस्तों, वो पूर्णांक का ही एक पार्ट होता है। इसलिए माइनस का भी जो हो जाएगा वे आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल नंबर जो है आपको परिमेय संख्या है, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आपके इरेशनल नंबर, यानी कि जो अपरिमेय संख्या होती है।
ठीक है। और एक बात और बता दूं कि 22/7 है ये पाई का मान होता है, पाई का मान 22/7 भी आपका रेशनल नंबर होता है। आगे बात करेंगे पाई पर भी। तो अब देख लेते हैं आपकी जो अपरिमेय संख्या है, जो अपरिमेय संख्या है इरेशनल नंबर, तो भाई इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या नहीं कर सकते? P/Q में हम नहीं लिखा जा सकता है ये। और एग्जाम्पल में ले लिया 0.13 42 60 775 और 32, ये सब कैसे हो जाएंगे भाई? आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 3.131592, जो ये होता है ये आपका पाई का मान होता है। तो ये इसको हम क्या में लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि जो पाई बराबर होता है कि पाई बराबर 22/7 जो होता है, ये तो P/Q किसकी फॉर्म में लिखा गया? P/Q की फॉर्म में लिखा गया, इसलिए इसको तो बोलते हैं हम परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या। लेकिन पाई को इस वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए बोलते हैं इसको अपरिमेय संख्या। और एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना √Q, तो Q जो है ये याद रखना कि √ में अगर हमेशा विषम संख्या आ रही है, क्या आ रही है? आपकी विषम संख्या आ रही है, तो वह हमेशा आपका अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे कि √3, √7, √5, ये सब क्या हो जाएंगे भाई? आपके क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। या मैंने लिख दिया √2, तो भाई √2 भी क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या हो जाती है। ये हमेशा बात नहीं सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन ये कुछ हद तक बात बिल्कुल सही है कि जो √ विषम संख्या है, √ के अंदर अगर विषम संख्या है, तो वह आपको क्या हो जाएगा भाई? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम आपका जो वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या यानी कि आपके रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो होते हैं वे आपके परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर बनते हैं। क्या बनते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर बनते हैं। दूसरा, जिसमें आई नहीं होता है। मैंने जब आपके ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो आई होता है ना, वे इमेजिनरी नंबर होते हैं। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होते हैं। या किसी भी संख्या के साथ में अगर आई आ जाता है, मैंने यहाँ पे कोई संख्या ले ली ए को आप कुछ भी मान सकते हो, 2 3 4 5, और इसके साथ में आपके साथ आई ले लिया, तो भाई इसको जो कहेंगे ना, ये आपका इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा या काल्पनिक नंबर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो ए है ना, ए को आप कुछ भी मान लो, कोई भी संख्या मान सकते हो। यानी कि एक बार n जो है आपको नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या, और उसके साथ में अगर आई आ रहा है तो आपका इमेजिनरी नंबर बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है जिसको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आपकी वास्तविक संख्याएं होती है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा a+ib, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते थे, कॉम्प्लेक्स। और मैंने आपको बताया कि आई के साथ में अगर कुछ संख्या आ रही है, आई के साथ में आपका बी आ रहा है, तो बी जो हो जाएगा ना दोस्तों, ये जो बी हो जाएगा ये आपका काल्पनिक नंबर हो जाएगा, ये आपका काल्पनिक नंबर हो जाएगा। और ए जो आपको ओनली है, यानी कि इसके साथ कुछ नहीं आ रहा है, तो भाई ये आपका जो होता है रियल नंबर, यानी कि आपका वास्तविक नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है? वास्तविक नंबर हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आपके वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो दोस्तों जिन भी दोस्तों ने आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी डेसिमल संख्या हो जाती है, जो दशमलव संख्या होती है। तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वे आपके 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है शांत दशमलव, एक होते हैं गैर शांत दशमलव, एक होते हैं गैर शांत या गौर दोहराव दशमलव, जो हम इसे बोलते हैं दोस्तों। तो जो आपके एक तो होता है शांत दशमलव, एक होता है गैर शांत दशमलव, एक होता है गैर शांत या गैर दोहराव दशमलव जो होते हैं दोस्तों। तो शांत दशमलव वे होते हैं जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं ना, तो वो एक टाइम पे जाके पूरी तरह से विभक्त हो जाती है, यानी कि स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है दोस्तों। तो वे हमारे शांत होते हैं। जैसे कि 1/2 को, यानी कि 2 से जब 1 को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 2 1 को पूरी तरह से काट तो नहीं सकता, तो हमने क्या करा, 0 लगा के, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 ताल लिए, तो 2 पंचे हमारा कितना हो जाता है दोस्तों? 10 हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से कट जाता है, यानी कि हमारा जो भागफल है वो रुक जाता है। तो हमारा इसका जब डिवाइड 1/2 को डिवाइड करने के बाद 0.5 आ जाता है, तो दशमलव क्या हो गया? रुक गया, मान रुक गया, स्टॉप हो गया, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव। जैसे कि 73/10 को 0.073 आ गया, जैसे कि 81 को 125 से काटेंगे तो 0.648 आ गया, तो रुक गया। यहाँ पे एक समय पे जाकर मान जो होता है वो स्टॉप हो जाता है,
रुक जाता है तो हमारे होते हैं दोस्तों शांत दशमलव। तो एक होता है गैर शांत दशमलव, इनको हम एक तरह से बार वाला भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर बार आता है, जहाँ पे संख्या रिपीट होती जाती है, यानी कि दोहराव बना ही रहता है, जिसमें दोहराव चलता ही रहता है। जैसे कि 1/3, जैसे कि जब हम 3 को, जैसे 3 से 1 को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो भाई 1 तो डिवाइड नहीं होगा, हमने क्या है 0 पॉइंट लगा कर 0 ताली, 3 बार चला 9, फिर 1 बचा, फिर 0 ताली, फिर 3 बार चला 9 पे, फिर 1 ताली 0 ताली, फिर 3 बार चला 3 3, ऐसे ही क्या हो जाएगा, चलता रहेगा, यानी कि यहाँ पे कहीं भी स्टॉप नहीं हो रहा है, वो 3 बार आता जा रहा है। इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं 0.3 बार। बार का मतलब होता है वह जिस संख्या के ऊपर बार होता है, उसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वह संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि सेकेंड 0 56 56 56 56, तो इसको लिख सकते हैं 0.56 के ऊपर बार, क्योंकि जो 56 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे इसमें 0.137 137 137, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3137 के तीनों के ऊपर बार, क्योंकि तीनों संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो यानी कि जो बार बार रिपीट होती रहे, दोहराव होता रहे किसी संख्या का, तो उसको बोलते हैं गैर शांत। इसलिए बोलते हैं, आप नाम से समझ रहे हो कि इन्हें कहा कि गैर शांत, जो भाई शांत ही नहीं हो रही है, जिसका मान एग्जैक्ट निकल के ही नहीं आ रहा है, संख्या बार बार दोहराव करती रह रही है, कि बार बार आती ही आ ही रही है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों गैर शांत दोहराव। एक यहाँ पे हो गया गैर शांत गैर दोहराव दशमलव। गैर शांत, इसने कहा कि गैर दोहराव, यानी कि इसमें दोहराव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, दोहराव नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल √2 का मान 1.414 बढ़ कुछ कहीं ना कहीं जहाँ पे क्या हो जाता है, मान उसका स्टॉप हो जाता है। √3, यानी कि जितनी भी यहाँ पे कह सकते हैं हम आपकी अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों, इरेशनल नंबर होगा, वो आपका गैर शांत गैर दोहराव दशमलव के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि डेसिमल में गैर शांत दोहराव क्या होता है और हमारा शांत दोहराव क्या होता है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। इसमें एक नोट लिखना है कि जो सभी इंटीजर्स होते हैं, यानी कि सभी पूर्णांक होते हैं, वे आपकी परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं, वे सभी आपकी परिमेय संख्या होते हैं दोस्तों, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं पूर्णांक जो इंटीजर होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आपके पूर्णांक होते हैं वे 3 तरह से डिवाइड होते हैं। एक तो धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और बीच में जो 0 आता है वो एक शून्य पूर्णांक या उदासीन पूर्णांक कहलाता है। तो देख लेते हैं जो पूर्णांक होता है, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है दोस्तों, एक होता है गैर ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ से आप समझेंगे, इसको दूसरा नाम हमारा क्या कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। दोस्तों इसका पूरा नाम हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ क्या करेगा, भाई धनात्मक पूर्णांक से तो आप समझ जाएंगे तुरंत कि भाई धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है, पॉजिटिव पूर्णांक की बात कर रहा है। लेकिन अगर वो वहाँ पे कह दे गैर ऋणात्मक पूर्णांक, तो भाई आप थोड़ा सा वहाँ पे सोचने वाली बात हो जाएगी कि भाई धनात्मक गैर ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे याद रखना है कि जहाँ पे गैर लग जाए ना, आपको कह दिया गैर ऋणात्मक पूर्णांक, तो भाई ऋणात्मक को खत्म कर दो, वहाँ पे धनात्मक ला दो। अगर मैंने ऋणात्मक पूर्णांक में अगर मैंने यहाँ लिख दिया ना गैर धनात्मक पूर्णांक, दोस्तों इसको दूसरा नाम इसका ये भी हो सकता है गैर धनात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा दोस्तों, गैर धनात्मक गुण, यानी कि गैर आ गया, धनात्मक यानी कि जिसके सामने गैर आ जाए उसको हटा के उसका विपरीत ला दो, यानी कि ऋणात्मक ला दो। यहाँ पे गैर किसके साथ लिखा, ऋणात्मक, तो यानी कि ऋणात्मक वाले नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि गैर आ गया है उसके साथ, तो वहाँ पे धनात्मक वाले चलेंगे। यानी कि अब यहाँ पे क्या गया, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक जो आपके हो जाएंगे गैर धनात्मक पूर्णांक, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, एक चीज देखो, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक बुझा, यानी कि गैर ऋणात्मक। भाई ऋणात्मक तो 1 होता ही नहीं, 1 तो धनात्मक होता है अपने आप में, सॉरी 0। तो 0 से लेके +∞ तक आपके गैर ऋणात्मक पूर्णांक दोस्तों आ जाते हैं। अब इसमें भी आप अगर क्लासिफिकेशन करोगे नंबरों का, यानी कि 0 से लेकर अब 0 1 2 3 डॉट +∞ तक आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से देखो, जब 0 से ∞ तक जाता है तो आपके होल नंबर बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या।
क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या। और जो 1 से अगर इन्फिनिट तक जाता है तो वहाँ पे बनती है दोस्तों आपकी प्राकृत संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो हम यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे दोस्तों, जो आपकी गैर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वे 0 से लेकर प्लस इन्फिनिट तक होते हैं, और 0 से जो प्लस इन्फिनिट तक जाते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं होती है, और 1 से लेकर मैंने आपको प्लस इन्फिनिट तक जब जाते हैं प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो यहाँ से कहता है कि कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या ऋणात्मक होते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक क्या होता है, सॉरी पूर्णांक होती है, और सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गैर ऋणात्मक पूर्णांक होती है, और सभी पूर्ण संख्याएं गैर ऋणात्मक पूर्णांक होती है दोस्तों। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि पूर्णांक के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो अब आगे क्या होती है, पूर्ण संख्या यानी हमारी परफेक्ट नंबर होते हैं। तो दोस्तों परफेक्ट हमारे नंबर वे होते हैं अगर किसी संख्या के गुणनफल जो होते हैं, गुणनफल यानी कि फैक्टर जो होते हैं हमारे, उनको जब हम सम करते हैं, बस जिस संख्या उसी संख्या को, खुद की संख्या को छोड़कर अगर योग वही संख्या आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, परफेक्ट जो है नंबर कहलाता है। जैसे कि अगर किसी संख्या के गुणनखंडों को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो, वही संख्या, और उसमें एक बात याद रखनी है दोस्तों कि खुद संख्या छोड़कर, तो पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे 6 है, 6 को अब चेक करेंगे कि भाई ये पूर्ण संख्या है या नहीं, यानी कि परफेक्ट नंबर है नहीं, तो हमने पहले इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। जैसे कि हमने कहा भाई 1 से कट जाएगा, गुणनखंड जो होता है उसका मतलब ये होता है कि वह संख्या जिस संख्या से जो संख्या दी है वो कट जाए। तो 1 से 3 जो है 6 कट जाएगा 6 बार, 2 से भी 6 जब कट जाएगा, 3 से भी 6 कट जाएगा, 4 से 6 नहीं कटेगा ना, 5 से 6 कटेगा, 6 से 6 विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कहा इन्होंने कहा कि भाई जो इनके फैक्टर आए इनका सम इसी संख्या के बराबर आना चाहिए, लेकिन खुद की संख्या को छोड़कर, यानी कि इसे छोड़कर अगर जब मैं सम करूँ किसका, 1 + 2 + 3, तो 3 दूनी 5 = 6 क्या हो जाए, तो वही संख्या आ गई जो संख्या थी। तो ये परफेक्ट क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। दूसरा उस तरीके से देख सकते हैं, अगर हम तीनों का सम करें, यानी कि जितने फैक्टर दिया, यानी कि खुद की संख्या को छोड़कर, उस फैक्टर की संख्या को छोड़कर अगर हम चाहते हैं कि हमें तो सभी का योग करना है, तो उसमें एक कंडीशन दूसरी बढ़ती है कि अगर हम सभी का योग करते हैं, यानी कि 1 + 2 + 3 + 6, तो कितना आ जाता है, तो वहाँ पे वो संख्या आनी चाहिए जो संख्या दी है ना उसका दुगुना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यानी कि 12 आना चाहिए उन सबका योग करने के बाद। तो 6 3 9 9 और 3 12, तो टोटल कितना हो जाता है, 12 हो गया। अगर कहने का मतलब ये है जो गुणनखंड हुआ है, जो संख्या दी है उस वाली संख्या को छोड़कर और तीनों का जो और भी बचे गुणनखंड का, उनका योग अगर उस संख्या के बराबर आता है तो तब भी हमारी पूर्ण संख्या होगी। अगर सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर आ जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, आपकी परफेक्ट होगी। जैसे कि नेक्स्ट देख लेते हैं 12। भाई ये 1 से भी कट जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा, ये 4 से भी कट जाएगा, ये 5 से नहीं कटेगा, ये 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, और क्या होगा आपका 12 से भी नहीं, 12 से कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 से कट जाएगा। तो पहली कंडीशन मैंने बताई थी, अगर आपको इस 12 दिया है, 12 दिया है, इसको छोड़ दो और जितने भी गुणनखंड है इनका क्या कर दो, योग कर दो। अगर आप इनका योग करना नहीं चाहते, आप तो कह रहे हैं कि हम तो भाई सभी का योग करेंगे, तो सभी का योग क्या होना चाहिए, इस संख्या का दुगुना यानी कि 24 आना चाहिए। पहली कंडीशन मैं लगाती हूँ, पहले वाला जो मैंने आपको बताया, पहली कंडीशन है कि भाई मैं जो संख्या दी है उसका वो वाला गुणनखंड छोड़ दूंगी और जितने गुणनखंड दिए उनका सबका योग कर दूंगी। तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 6, तो 6 4 10, 5 और 1 6, यानी कि कितना हो गया हमारा, देखो 1 2, हाँ 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। तो 1 3 6 6 12, अच्छा ये कितना आ जाएगा, 6 4 10, 5 और ये कितना आ जाएगा 6, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे 16 आ गया। तो भाई ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कितना आ गया हमारा, 16 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरी कंडीशन भी लगा कर देख लो। दूसरी कंडीशन में मैं आपको क्या कहा था कि भाई इन सभी का योग क्या होना चाहिए, 24 के बराबर होना चाहिए। तो जो हमने जोड़ा बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, इन सब का 24 आना चाहिए। देखते हैं आता है नहीं। 6 4 10, 6 4 10, 5 अच्छा 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा भाई हमारा
28 हो जाएगा। तो भाई 24 आना था लेकिन 28 आ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर 12 हमारा नहीं होगा। 28 देख लेते हैं। 28 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। भाई क्या 3 से 28 कटेगा? नहीं, 4 से कट जाएगा। ना 5 से कटेगा, ना 6 से कटेगा, ना 7 से कट जाएगा। 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, और 10 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं करेगा। लेकिन 14 दूनी 28 हो जाते हैं। 14 से ये हमारा कट जाएगा। 14 15 से कटेगा? नहीं कटेगा। 16 से कटेगा? नहीं कटेगा। 17 से भी नहीं कटेगा, ना 18 से कटेगा, ना 19 से कटे, ना 20 से भी नहीं कटेगा, लेकिन ना 22 से कटेगा। सीधा ही वो 23 24, ये सीधा 28 से कटेगा। तो भाई अब इनका योग देख लो। अगर अब इनका योग 28 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है इनका सम करने के बाद, अन्यथा नहीं है। तो अब देख लेते हैं। 7 और 2 10, 7 और 3, ये तो हो गए 3 और 7 10, 10 और 24 और 4 28। तो कितना हो जाएगा? इनका योग होकर हमारा 28 आ जाता है। तो भाई ये क्या हो जाएगा? हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इन सभी का गुणनखंड करना चाहते हैं, सभी का, भाई इतने लोगों का तो 28 हो गया, प्लस 28 कर दो, इसका दुगुना आ जाएगा। तो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 12 हमारा परफेक्ट नंबर संख्या नहीं होगी, तो परफेक्ट संख्या नहीं होगी। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन बन के आता है दोस्तों। अगर आपकी विषम संख्या है, विषम की मल्टीप्लाई अगर विषम में करोगे तो विषम ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। अगर 1 एक विषम है और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 है, 3 विषम संख्या है और 5 विषम संख्या है, तो 15 यानी कि विषम संख्या ही आ जाता है। यानी कि ये जो है ये बिल्कुल सही है। दूसरा, विषम की अगर मल्टीप्लाई सम में करते हैं तो हमारा सम ही आता है। तो देख लेते हैं। जैसे कि हमारी 3 क्या है? सम है, और उसमें 3 विषम है, 2 हमारा सम है, तो 3 दूनी 6, तो 6 हमारा क्या आ जाता है? विषम आ जाता है। सही है। दूसरा, विषम प्लस विषम, अगर 2 संख्याएं विषम है उनको ऐड करोगे या माइनस करोगे तो हमेशा आपका सम आएगा। जैसे कि हमारा 7 विषम है और 5 भी हमारा क्या है? विषम है, तो भैया हमारा क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा, यानी कि हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है जी। और विषम में कुछ भी सम प्लस या माइनस करोगे तो आपको क्या आ जाएगा? विषम आ जाएगा। विषम माने 7 है और इसमें से हमारा 2 क्या है? सम है, तो और उसको माइनस करोगे ना तो भाई यहाँ पे जो आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, यानी कि विषम संख्या निकल के आ जाएगी। तो ये हमारे जो है इनको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लिया है। तो नेक्स्ट लिख देते हैं। अगर सम में 2 संख्या सम है उनको आपस में ऐड करोगे तब भी सम आएगा, दोनों संख्या को माइनस करोगे तो दोस्तों सब भी सम ही आएगा। अब देख लेते हैं दूसरी कंडीशन। अगर a प्लस बी बराबर सम है और a माइनस बी बराबर भी संख्या सम ही दी हुई है और हम a का मान निकालेंगे तो उसमें सम प्लस सम बाई 2 करेंगे और सम यानी कि विषम और विषम को जब ऐड करेंगे तो हमारा सम आता है और सम बाई 2 जो हो जाएगा तो हमारी नेचुरल नंबर आ जाते हैं। ठीक है। अगर a प्लस बी बराबर सम है, a माइनस बी बराबर भी सम है और वहां से a का मान निकालेंगे तो सम प्लस सम बाई 2 हो जाएगा और सम को जब सम और सम को जोड़ते हैं तो सम ही आता है और सम बाई 2 बराबर क्या हो जाता है? नेचुरल नंबर हो जाता है दोस्तों। एक आता है अगर a प्लस बी बराबर सम है, a माइनस बी बराबर विषम है, अगर a का मान निकालेंगे तो 2a बराबर क्या हो जाएगा? सम प्लस विषम, यानी कि a बराबर हो जाएगा सम प्लस विषम बाई 2। और सम और विषम क्या होते हैं? जब एक सम और एक विषम को जोड़ते हैं तो हमारा विषम ही आ जाता है और विषम बाई 2 होने पर हमारा नेचुरल नंबर नहीं आता है दोस्तों। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो हमने जो नंबर सिस्टम के जितना भी बेसिक था उसको कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम करने वाले हैं हमारे नंबर सिस्टम से जो प्रीवियस क्वेश्चन बनते आए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उससे आगे हम यूनिट डिजिट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। और जिन्हें भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो को जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण में दोस्तों।